हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 58। इससे पहले ऑलरेडी हमने 57 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कृषीय घनत्व को प्रदर्शित करता है। बताना है आपको कि कृषीय घनत्व को प्रदर्शित यहाँ पे कौन करता है, दिए गए ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कुल जनसंख्या बाय निवल कृषि क्षेत्र। बी कथन है कुल कृषि जनसंख्या बाय निवल कृषि क्षेत्र। सी कथन है निवल कृषि क्षेत्र बाय कुल कृषि जनसंख्या। तो याद रखना है कृषि घनत्व के बराबर होता है कुल कृषि जनसंख्या बाय निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कुल कृषि जनसंख्या में अगर हम निवल कृषि क्षेत्र से डिवाइड करते हैं तो हमें कृषि घनत्व मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषक के परिवार, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी कृषि कर रहे हैं ना उन लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कृषि जनसंख्या में कृषक को शामिल किया जाता है, कृषि मजदूर को भी शामिल किया जाता है और उनके परिवारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि कृषि घनत्व बराबर क्या होता है, कुल कृषि जनसंख्या में से हम लोग क्या कर रहे हैं, निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित कर रहे हैं या भाग लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, कृषि घनत्व मिल जाता है। ठीक है, और कृषि जनसंख्या में लोग किसको शामिल करेंगे, तो कृषक को करेंगे, कृषि मजदूर को करेंगे और उनके परिवार के सदस्यों को करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। बताना है भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो याद रखना है भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। वहीं बात करें भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार तो भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे देखेंगे कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें औसतन भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार तो यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा 1951 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, है ना। यहाँ से बढ़कर के 2011 में देखेंगे कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है किस दशक भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, या यूँ कहें किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921, 1921 से 1951 या फिर 1951 से लेके 1981 के बीच। तो याद रखना है सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, माफ़ कीजिएगा सी ऑप्शन होगा यहाँ पे 1951 से लेकर के 1981। ठीक है, 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिलहाल यहाँ पे 1900 से लेकर के अब तक जो चीज़ें चली हैं उसे 4 अवस्था में बांटी गई हैं, प्रवस्था क, प्रवस्था ख, प्रवस्था ग और एक है प्रवस्था ग। प्रवस्था क में देखेंगे कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, या कहें कि यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, प्रवस्था ख के बारे में बात करें तो 1921 से लेकर 1951 के दशक को कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। वहीं बात करें प्रवस्था ग के बारे में तो 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें घ के बारे में तो 1981 के पश्चात अब तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से ये घटने लगी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है कि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है। बताना है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है। 58 तथा 13%, 13 तथा 20% या फिर 20 तथा 58%। ठीक है, अर्थात यहाँ पे दोनों परसेंट में ही है। ठीक है, ध्यान रखना है 58% या 13%, या फिर 13% या तथा 20% या 20% तथा 58%। सही आंसर होगा 13 तथा 20%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में लगे लोगों की जो परसेंटेज है वो 13% है, जबकि तृतीय क्षेत्रों में 20% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, वहीं बात करें प्राथमिक क्षेत्रों में तो ये कुल जनसंख्या का लगभग 58% देखेंगे कि ये केवल कृषि कार्यों में लगे हुए हैं या फिर प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर कितना रह गई। बताना है आपको कि मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर कितना रह गई। 7.2, 9.4 या 12.9, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सही आंसर होगा 7.2। ठीक है, मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घट करके ये 7.2 रह गई। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। बताना है आपको कि दिए गए ऑप्शन में किस केंद्र शासित राज्यों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, या फिर लक्षद्वीप में, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिलों की संख्या 9 है जो कि सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, वहीं बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो यहाँ पे 3 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप में 1 जिले हैं। ठीक है, मात्र 1 ही जिला है। ये 2011 सेंसस के अनुसार याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दादर और नगर हवेली तथा यहाँ पे दमन होना चाहिए था, दमन व दीव। ठीक है, दमन व दीव को किस वर्ष विलय कर दिया गया था। बताना है आपको कि दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव को किस वर्ष विलय कर दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को, या फिर 15 अगस्त 2022 या 26 जनवरी 2020। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव को विलय कर दिया गया था, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा छूती हैं या टच करती हैं या फिर सीमा साझा करती हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका सही आंसर है। अब देखेंगे कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएं लगती हैं या छूती हैं या फिर सीमा साझा करती हैं। ठीक है, आप मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सिक्किम और इधर पश्चिम बंगाल। तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों की सीमा देखेंगे कि यहाँ पे नेपाल के साथ लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सी, नेपाल इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। बताना है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, या 68 डिग्री 25 मिनट पूरब, या फिर 82 डिग्री 32 मिनट पूरब, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। भारत का ये सबसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आप मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सबसे पूर्वी देशांतर, यहाँ पे ये है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, और ये पूर्वी देशांतर जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। वहीं बात करें अक्षांशीय विस्तार, तो सबसे उत्तरी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर।
ठीक है। और नीचे देखेंगे ये भी दक्षिणी विस्तार है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, हिमाचल के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। बाहरी हिमालय के रूप में भी जिसे जाना जाता है। उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में से जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में दुधवा की पहाड़ियाँ और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आदि कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सह्याद्री से कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में से नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, जबकि केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहते हैं और इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। वहीं बात करें कि पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। यह कई लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का घर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट हिमालय से भी पुराने हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है सिंधु, ठीक है। सिंधु को आप यहाँ पे पार नहीं करेंगे अगर आप राजस्थान से सीधी रेखा में नागालैंड पहुँचते हैं तो, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ बी सही है, आप चेक सकते हैं यहाँ पे मैप पर, ठीक है। देखिए कहाँ पे है, क्या बोला गया है यहाँ पे, आप कहाँ से चल रहे हैं? राजस्थान से, ठीक है। तो राजस्थान से चल रहे हैं नागालैंड की तरफ, ठीक है। और जबकि यहाँ पे देखेंगे कि मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ये कुछ ऐसे होकर के ये इंडस सिंधु नदी ये ला करके मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो आपको देखेंगे कि बिल्कुल भी ये सिंधु नदी आपको पार करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे यमुना नदी, ये यमुना नदी है, ठीक है। यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, गंगा मिल जाती हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे, ये वाला इधर से नदी आ रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या हैं? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखेंगे कि ये पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि म्यांमार के साथ सीमा ये निर्धारण करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार और ये है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इस तरीके से। तो ये सीमा निर्धारित करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है पूर्वांचल की रेंज, पहाड़ियाँ, श्रेणी, ठीक है, जो कि ये म्यांमार और झारखंड, ये भारत को क्या कर रहा है, ये सीमा बना रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी किनारे के साथ चलने वाले हिमालय के दक्षिण की ओर विस्तार को पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल के रूप में जाना जाता है। हिमालय का यह भाग अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और तुलनात्मक रूप से नीची पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाता है। भारत के पूर्वी भाग में ये पर्वत श्रृंखलाएँ म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनाती हैं। यह लगभग 94,800 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। वे हैं डफला हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई बम्स हिल्स है ना, और नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजी हिल्स है, त्रिपुरा हिल्स है, मिकिर हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये सभी मिलाकर देखेंगे तो कुल 12 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से होकर के ये गुजरती हैं,
ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, जास्कर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेटर हिमालय, शिवालिक ये दोनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, अर्थात सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, जास्कर इसका हिस्सा है। देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर, ये तीनों देखेंगे ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जबकि नीचे देखेंगे ये शिवालिक नीचे है, सबसे निचला हिस्सा। ठीक है, और एक और आपका क्या था, ग्रेटर हिमालय जिसे कि महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो शिवालिक है इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय और या फिर हिमाद्री ये दोनों कहते हैं। जबकि ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती हैं? बताना है आपको कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय में, या फिर पूर्वी हिमालय, या फिर हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। करेवा स्थलाकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है और यह 2 चरणों में विभाजित है, निम्न और उच्च। ठीक है, करेवा का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उच्च पठारी भूमि। करेवा का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च पठारी भूमि। ठीक है ना, यह केवल कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, करेवा क्षेत्र। ठीक है, करेवा झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। करेवा झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों के ऊपर में ये स्थित है। ठीक है, और ये केवल कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है करेवा मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती हैं? बताना है कि करेवा मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त हैं। इलायची, केसर, सहतूत, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा करेवा मिट्टी में ये केसर फसल के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी ले लें कुछ और। करेवा तलछट में रेत, मिट्टी, गाद, लिग्नाइट और बाजरी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा करेवा जो मिट्टी होती है ना उसमें गाद, रेत, लिग्नाइट और बजरी ये सभी इसमें शामिल होते हैं, मिली होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? बताना है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती हैं। महानदी, दामोदर, तापी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ देखेंगे कौन सी नदी नहीं बहती है। तो महानदी नहीं बहती है, दामोदर बहती है, तापी भी बहती है, नर्मदा भी बहती है। ठीक है, और माही नदी भी देखेंगे कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, अर्थात सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन महानदी। महानदी भ्रंश घाटी से होकर के ये नहीं बहती हैं। ठीक है, बाकी दामोदर है, तापी, नर्मदा और ये माही ये सभी देखेंगे कि भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि लगभग देखेंगे सभी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में खुद को विसर्जित करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तेलहर झील किस जिला में स्थित है? बताना है कि तेलहर झील किस जिला में स्थित है। रोहतास, कैमूर, कटिहार, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है तेलहर झील जो कि बिहार में स्थित है, कैमूर जिला में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। कटिहार में देखेंगे कि एक गोंगा बिल या घोघा बिल जो कहते हैं वो स्थित वहाँ पे है कटिहार में। ठीक है, बाकी रोहतास के बारे में हमने पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ पे धुआं कुंड झील, दुर्गावती और राकिम कुंड स्थित है। जबकि यहाँ पे देखें कैमूर में तेलहर और करकटगढ़ झील भी स्थित है। ठीक है, भागलपुर में हमने बताया था यहाँ पे जगतपुर झील स्थित है, घोघा बिल जो कि कटिहार में है, और एक है नागिक नकटी झील जो कि जमुई में स्थित है, और एक है ककोला जलप्रपात जो कि नवादा जिला में स्थित है। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में स्थित है, इसको याद रखना है। और एक सहरसा में देखेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर झील स्थित है, यहाँ पे बख्तियारपुर झील। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ एक है कांवर झील जो कि रामसर स्थल भी है जो कि बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, तो इतने नाम याद रखने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत के कितने विभाग पर भूभाग होना चाहिए यहाँ पे?
तो कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको बतानी है। आधा, 2/3, 1/3, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत के 1/3 भाग में 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, भारत में देखेंगे कि 1/3 भाग में 75 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। भारी वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे भारी वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा के अनुसार क्षेत्रफल का वितरण कुछ इस प्रकार है कि मंत्रालय के अनुसार, है ना, वितरण मंत्रालय के अनुसार भारत के 1/3 क्षेत्रफल में वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या राज्य में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य या क्षेत्र या राज्य में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी राजस्थान, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखेंगे कि 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है, ऊपरी गंगा घाटी में होता है, पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पंजाब, कर्नाटक का दक्षिणी पठार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, वहीं बात करें अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो कश्मीर का उत्तरी भाग, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और दक्कन का पठार। ठीक है, वहीं बात करें लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा के औसत में से वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो जून से सितंबर माह में ही प्राप्त हो जाती है वर्षा से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को। ठीक है, यहाँ देखिएगा पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, और यहाँ पे है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी पॉइंट नहीं भी याद रखें तो काम चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखना है कि पूर्वी राजस्थान में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अलावा है पंजाब, दक्कन का पठार, कश्मीर का उत्तरी भाग, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग हो सकता है कि सोमवार को मिलेंगे, कल संडे है, कल 26 जनवरी है ना, गणतंत्र दिवस है कल, तो कल की छुट्टी रहेगा, कल क्लास पूरी तरीके से ऑफ रहेगा। तो आप सभी को कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग फिर सोमवार से। चलिए, तब तक टेक केयर।